जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं हमारे, वो आपको उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। और यह वीडियो हमारी दोस्तों इकोनॉमिक्स की एंड होने वाली है। और आपका आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इस इसमें हम मुद्रा यानी कि मनी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर को मैंने जो आपको बताया था वो सप्लाई बताया था। सप्लाई के बारे में थोड़ा आपका रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि मुद्रा पढ़ने वाले हैं। सप्लाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना तो होता है। एक तो हमारे फिक्स प्राइस हो और उस फिक्स प्राइस पर कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई सेवा आपको उपलब्ध हो। यानी दोस्तों कोई भी गुड्स हो या कुछ सर्विस हो, उसकी जो भी गुड्स या सेवा जो होती है वो अगर दोस्तों उपलब्ध हैं आपके लिए, तो वो आपकी आपूर्ति कहलाती है। यानी कि बाज़ारों में जितनी भी चीज़ें उपस्थित होती हैं जिससे कि आपकी जो कि जिससे कि जो भी गुड्स हैं उनसे आपकी जो भी सेवाएं हैं वो अगर अगर अवेलेबल हैं तो वो आपकी सप्लाई कहलाती हैं। और सप्लाई के दो टाइप्स हमने जाने थे, दो प्रकार जाने थे। पहला प्रकार जो था, एक इंडिविजुअल आपकी सप्लाई होती है। यानी कि ये दोस्तों एक इंडिविजुअल सप्लाई जो होती है वो किसी सिंगल फर्म के द्वारा सप्लाई की जाती है। और यह दोस्तों दूसरी जो होती है वो मार्केट आपकी सप्लाई होती है। और यह आप कह सकते हो इसमें सभी फर्म्स के द्वारा आपकी सप्लाई की जाती है। यानी सिंगल यूनिट में जो फर्म्स होती हैं, जैसे कोई एक कंपनी हो, जैसे कि आपकी रिलायंस हो जाए। और आपकी दोस्तों मार्केट सप्लाई में इसमें दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, आपकी रिलायंस भी आ जाएगी, आपकी एयरटेल भी आ जाएगी, आपकी BSNL आ जाएगी। यानी कि ये दोस्तों आप कह सकते हो इसमें सभी फर्म्स के द्वारा जब सप्लाई दी जाती है तो उसको मार्केट सप्लाई कहते हैं। ये आप कह सकते हो टेलीकॉम। टेलीकॉम टेलीकॉम आपकी दोस्तों एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री में आपकी बस बहुत सारी फर्म आती हैं। इंडस्ट्री में दोस्तों इंडस्ट्री जो मिलकर बनी होती है वो बहुत सारी फर्मों से मिलकर बनी होती है। टेलीकॉम एक आपकी एक तरीके की इंडस्ट्री होती है। और ये जो फर्म होती है वो दोस्तों आपकी इसमें सिंगल यूनिट की बात की जाती है, यानी सिंगल कंपनी के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर हम किसी स्पेशल बैंक के बारे में बात करें, जैसे PNB के बारे में बात करें, तो ये आपका फर्म हो जाएगा, एक कंपनी हो जाएगी। अगर हम बहुत सारी कम बैंकों के बारे में बात करें तो ये आपकी दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। ये आपकी फर्म हो जाएगी जिसमें सिंगल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी बैंक कंपनियों के बारे में बात करें, यानी बैंकों के बारे में बात करें, तो वो आपकी इंडस्ट्री हो जाती है। तो हम बैंकों की बात कर रहे हैं तो ये आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। हमने लॉ और सप्लाई के बारे में भी जाना था। सप्लाई का जो नियम होता है, यानी आपूर्ति का नियम क्या होता है, इसके बारे में भी जान बताया था आपको। और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी बताया था कि सप्लाई के दो टाइप और होते हैं, जिसमें एक आपकी जॉइंट सप्लाई होती है और दूसरी आपकी कलेक्टिव सप्लाई होती है। जॉइंट सप्लाई में दोस्तों आपके इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्रोत से कई उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। और इसमें और आपकी कलेक्टिव सप्लाई में क्या होता है, इसमें कई स्रोत से एक उत्पाद बनता है। इस तरीके से हमने सप्लाई के बारे में डिटेल के साथ जाना था। और वो वाली वीडियो आप पहले देखें तब आपको मनी समझ में आएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं मनी, मनी क्या होता है आपका, यानी कि जिसे हम हिंदी में मुद्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों मनी यानी मुद्रा जो होता है वो आप कह सकते हो कि इसके माध्यम से आपकी जब मुद्रा जो होती है, हम इसके माध्यम से चीज़ों का जो भी वस्तु होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके उनका विनिमय कर सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से दोस्तों हम चीज़ों का विनिमय किया जा सकता है। विनिमय का मतलब आप समझ सकते हो, जो विनिमय होता है उसका मतलब होता है कि लेन देन करना। यानी कि इसका मतलब होता है लेन देन करना। तो मनी के द्वारा हम चीज़ों का जो विनिमय करें या चीज़ों का लेन देन किया जा सकता है, उसको ही हम मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो वह जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि कार्य क्या करे दोस्तों, विनिमय का माध्यम होता है, यानी कि लेन देन का यह माध्यम होता है मुद्रा। और जैसे अगर एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आप एक तरीके से कह सकते हो ये आपका जो
मुद्रा होता है ये एक्सचेंज का एक तरीके का मीडियम होता है। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हो, मान के चलो ये यहाँ पर मान के चलो एक कोई दुकानदार है, यहाँ एक दुकानदार है और यहाँ पर आप इसके पास जा रहे हो। तो यहाँ पर मान के चलो इसको अगर आपने आपको यहाँ पर रुपए उसको चीनी की ज़रूरत है, आपने यहाँ पर इसको दे दिए 40 रुपए, यानी कि इसने आपके 40 रुपए ले लिए और बदले में ये जो देगा वो आपको 1 किलो चीनी दे देगा। यानी कि आपने दिया क्या, 40 रुपए, यानी कि आपने दी मुद्रा, और मुद्रा के बदले यानी कि इसने क्या दिया आपको, 1 किलो चीनी। 1 किलो क्या दी, चीनी। तो आप कह सकते हो यह जो मुद्रा होती है वो चीज़ों का एक्सचेंज करने का माध्यम होता है, यानी माध्यम होता है। तो इसी मुद्रा के द्वारा ही हमने चीज़ों का एक्सचेंज किया, यानी कि मुद्रा दी और हमने चीनी ली। तो इसी को हम दोस्तों एक्सचेंज, चीज़ों का जो एक्सचेंज करने का एक मीडियम होता है मुद्रा। और आप देख सकते हो डेफिनेशन वही है, आप विनिमय का माध्यम होता है, यानी कि चीज़ों का ऐसा दोस्तों कह सकते हो मुद्रा जिसके माध्यम से हम चीज़ों का विनिमय करें या चीज़ों का लेन देन किया जा सके, उसी को हम मुद्रा कहते हैं। और आपकी डेफिनेशन मुद्रा में यही दोस्तों कह सकते हो। अब आपकी दोस्तों प्राचीन काल में आपकी मुद्राएं नहीं हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। मनी मुद्रा की डेफिनेशन क्या होती है, चीज़ों का विनिमय, चीज़ों का जो विनिमय किया जा सकता है जिसके माध्यम से, या चीज़ों का लेन देन जो किया जा सकता है जिसके माध्यम से, वही आपकी मुद्रा कहलाती है। और दोस्तों मैं बता रहा था जो प्राचीन समय था हमारा, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो उस टाइम पर आपकी मुद्राएं नहीं चला करती थी। इस वाले पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो एंशियंट हिस्ट्री में बात करें तो उस टाइम पर मुद्रा आपकी नहीं चलती थी, मुद्रा आपकी नहीं चलती थी। तो उस समय पर जो चलता था वो आपका दोस्तों था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि उस टाइम पर आपका ये चलता था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन आप कह सकते हो। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन जो हुआ करता था वो आपका प्राचीन टाइम पर चलता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन, ये आप समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों बाद में आपका, पहले प्राचीन टाइम में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था, लेकिन बाद में आपका मुद्रा मुद्रा विनिमय का माध्यम बन गया आपका। जैसे अगर हमको कोई सामान अगर परचेज करना है तो बदले में हम उसको मुद्रा देकर अपना काम चला लेंगे, यानी कि हमको कुछ खरीदना है तो हम उसको मुद्रा देंगे, वो हमको अपनी वस्तु कोई भी दे सकता है। अगर हमें कुछ भी खरीदना हो तो हम अपना मुद्रा के माध्यम से उस चीज़ का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्राचीन टाइम में ऐसा नहीं था। प्राचीन टाइम में क्या था कि वस्तुओं के बदले ही वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। वस्तुओं के बदले ही वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है और हम इस वस्तु को इस यहाँ देंगे किसी को, तो बदले में ये भी हमको कोई वस्तु देगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं दोस्तों थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ यहाँ। जैसे मान के चलो एक ये किसान है, यहाँ किसान भाई कोई मान के चलो, और यहाँ पर कोई दूसरा किसान भाई है। तो इसने मान के चलो, इस भाई ने यहाँ पर अपना, मान के चलो इस टाइम पर सीजन, यानी कि या बरसात का सीजन चल रहा है, तो मान के चलो एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर उसने धान की खेती कर ली। अब दोस्तों इसने धान कर लिए, तो अभी किस तरीके से वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करेगा। अब मान के चलो इसने धान कर लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अपने धान के साथ कुछ और भी कर ले, कि गेहूँ कर ले या कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसने मान के चलो धान कर लिया, अपने खेत में एक फसल उगाई जिसका नाम है धान। और अगर हम दोस्तों इसने धान करने के बाद अपने धान को, अब इसके धान ये हो गए, उगाए गए हैं, और उगाने के बाद अब ये दोस्तों यहाँ पर बेचना चाह रहा है। लेकिन अब इसके पास धान थे, अब इसको जो ज़रूरत है वो गेहूं की है। इसको ज़रूरत जो है वो गेहूं की है। अब इसके पास तो चावल हो जाएंगे दोस्तों, चावल तो इसके पास हैं।
चावल तो इसके पास है लेकिन इसके पास गेहूँ नहीं है, इसके पास ज़रूरत है गेहूँ की। तो अब ये एक ऐसा आदमी ढूँढेगा जिसके पास गेहूँ हो। इसके पास गेहूँ है और इसके पास दोस्तों चावल है। अब ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, इसने दोस्तों ये ऐसे आदमी को ढूँढेगा जिसके पास गेहूँ हो, यानी कि जिसके पास गेहूँ हो और उसको चावल की ज़रूरत हो। उसको चावल की ज़रूरत हो और जिसके पास गेहूँ है, यानी कि ये अपने चावल इसको दे देगा। इसको अगर ज़रूरत है गेहूँ चावल की, तो ये अपने चावल इसको दे देगा और गेहूँ इससे ले लेगा। तो यही दोस्तों था वस्तु के बदले वस्तु का लेन-देन। इसी को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि इसने अपने चावल इसको दिए और इसको गेहूँ प्राप्त हो गए। तो दोनों की यहाँ पर आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो दोनों की यहाँ पर इच्छाएँ जो हैं वो भी पूरी हो गई। इच्छाएँ जो हैं दोनों की पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यही आपका जो ये प्रोसेस जो है, जिसके माध्यम से दोनों की जो आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, यानी कि सामने वाले को जिसकी ज़रूरत हो उसको मैं वो दे दूँ और मुझे जो ज़रूरत हो उससे मैं वो चीज़ ले लूँ, यानी वो वस्तु ले लूँ। तो उसी सिस्टम को कहते हैं दोस्तों बार्टरी सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको हम ये भी कह सकते हैं वस्तु के बदले वस्तु का लेन-देन जो होता है उसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब ये दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ये आपका दोस्तों मुद्रा से पहले, अभी वर्तमान में मुद्रा है, तो लेकिन मुद्रा से पहले जो सिस्टम चला करता था वो बार्टरी सिस्टम चलता था प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में भी आप कह सकते हो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, सिंधु सभ्यता का जो समय था, उस टाइम पर दोस्तों यही चलता था, यही चला करता था। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस बार्टरी सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की। तो इस वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कमियां थी जो हमारी दोस्तों, जब तक ये हमारी अभी तो वर्तमान में आपकी मुद्रा चल रहा है, मुद्रा सिस्टम चल रहा है, लेकिन पहले जो बार्टरी सिस्टम था यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें कुछ बहुत खामियां थी, बहुत कमियां थी। लोगों के सामने दोस्तों क्या क्या कमियां आती थी, क्या क्या नुकसान हुआ करते थे वो देख लेते हैं। पहला जो नुकसान था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी कि इसकी कमी देखने को मिलती थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आप देख सकते हो इसका मतलब क्या हुआ। इसमें क्या हुआ करता था बार्टरी सिस्टम में, पहले तो दोस्तों इसमें दो आदमियों का होना बहुत जरूरी था। इस वस्तु विनिमय प्रणाली में दो आदमियों का होना बहुत जरूरी था। और दोस्तों दोनों की जो आवश्यकताएं वो भी पूरी होनी चाहिए। दो आदमियों का जरूरी होना था। अब दोस्तों आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या हुआ करता था, जैसे कि अगर मान के चलो इसके पास चावल है, इसके पास चावल है और इसको गेहूं की आवश्यकता है। इसके पास चावल है और इसको आवश्यकता है गेहूं की। अब लेकिन दोस्तों ये जो बंदा है, ये वाला जो आदमी है, ये दूसरे आदमी को ढूंढ रहा है, ऐसे आदमी को ढूंढेगा जिसको चावल में दे जिसको जिसके पास चावल हो, जिसके पास गेहूं हो और जिसकी मेरे पास मेरी ज़रूरत आवश्यकता पूरी हो जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके पास चावल है, ज़रूरत इसको गेहूं की है। इसके पास गेहूं है, इसके पास गेहूं है। अब ये आदमी जो है ऐसे आदमी को ढूंढेगा जिसको चावल की आवश्यकता हो, जिससे मैं बदले में चावल के बदले गेहूं ले सकूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ करता था, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या हुआ करता था। लेकिन अगर इस आदमी ने ऐसा आदमी ढूंढ भी लिया कि जिसके पास गेहूं हो, लेकिन इसके पास जो गेहूं है, अब इसके पास गेहूं है लेकिन दोस्तों इसको चावल की ज़रूरत ही नहीं है। इसको जो है इसको चावल की ज़रूरत ही नहीं है, इसको चावल की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इस इस आदमी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएंगी।
तो आप कह सकते हो इसके पास दोस्तों चावल की इसको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस तरीके की समस्या बहुत हुआ करती थी। यानी कि अब यहाँ पर फेल हो गया ये चीज़, अगर उसको ऐसे आदमी आपको मिल भी जाए लेकिन उनको गेहूँ भी हो उसके पास, उसके चावल उसके पास नहीं हो, तो यहाँ जो था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग देखने को मिलता था। यहाँ पर जो था वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग देखने को मिलता था। आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए दोस्तों। आपके पास चावल भी हैं और आपको गेहूँ की आवश्यकता है, ये मैंने आपको बताया है। और आपको यहाँ दूसरे व्यक्ति को चावल देने और आपको बदले में आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूँ हो और जिसको चावल की आवश्यकता हो। और बाद में दोस्तों ऐसे आदमी मिल भी जाए लेकिन उसके पास गेहूँ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे चावल की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ये यहाँ पर दोस्तों कमियाँ देखने को मिलती थी। ये दोस्तों कमियाँ देखने को मिलती थी यहाँ पर। बहुत बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ये चीज़ें कमियाँ देखने को मिलती थी। तो एक वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या ये देखने को मिलती थी कि दूसरे को कभी-कभार आवश्यकता भी नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो आवश्यकताओं का था वो दोहरा संयोग था। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा जो क्या था, संचय का अभाव था। यानी दोस्तों संचय का अभाव का मतलब जो फसल जो उगा लेता था तो उस फसल को स्टोर नहीं कर पाते थे। तो फसल को अगर ये लोग 1 महीने तक रख सकते हैं, दूसरे महीने तक रख सकते हैं, लेकिन बाद में इनको खराब हो जाती थी। इनके लिए इतने उपलब्ध साधन नहीं थे जिससे कि फसल को बचाया जा सके। तो संचय के अभाव थे, यानी फसलों को ये जो चीज़ें हुआ करती थी, फसलें कोई भी हो, वो उन चीज़ों को ये स्टोर नहीं कर पाते थे। और दोस्तों जब स्टोर नहीं कर पाते थे तो इन लोगों को पहले प्राचीन टाइम में भविष्य में ये भुगतान के भी अभाव देखने को मिलते थे। इन्होंने अपनी फसल या गेहूँ कोई बो दिया और फिर उसको बेच भी दिया। और लेकिन इनको जो भुगतान हुआ करते थे वो बहुत समस्या हुआ करती थी उसमें। भविष्य के जो भुगतान के अभाव भी देखने को मिलते थे। तो यानी कि भुगतान भी सही से नहीं हुआ करते थे इनके, क्योंकि फसल अगर हम देंगे इसको, दूसरे व्यक्ति को फसल दे रहे हैं, वो पता नहीं कब दे, कब वापस करे फसल के, यानी कि कुछ मुद्रा तो उस टाइम पर थी नहीं, तो फसल के बदले फसल ही दिया करते थे। तो वही भविष्य के भुगतान का अभाव था। यानी कि सामने वाली की फसल नहीं अच्छी हुई तो फिर वो नहीं भुगतान कर पाता था। तो भविष्य के जो भुगतान थे उनका अभाव था। दोस्तों बात करते हैं, जब आपकी मुद्रा जब चलने लगी, मुद्रा का टाइम आ गया, हमारे मुद्रा के आने से क्या प्रभाव पड़ा, मुद्रा के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके कार्य देख लेते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करते हैं मुद्रा के आने से क्या फायदा हुआ कि विनिमय का माध्यम एक तो बनी है मुद्रा, यानी कि हम चीज़ों का लेन देन आपस में कर सकते हैं, उसका माध्यम बन गया। दूसरा था कि मूल्य का मापन भी सही सही करने लगे थे। मूल्य का भी मापन सही सही करने लगे थे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम पता लगा सकते थे कि जैसे हमारे पास कोई पुरानी अगर कोई गाड़ी है दोस्तों, हम इसके मूल्य को, निर्धारित मूल्य का मापन सही कर लेते थे कि ये कितने रुपए की होगी। और आपके चावल वगैरह, आटा वगैरह ये कितने रुपए किलो हैं, ये इस तरीके से हम मूल्य का मापन करना सीख गए। और अगर हम दोस्तों कहें तो एक आप कह सकते हो कि हम अब एक वैल्यू दे सकते थे किसी चीज़ का मूल्य मापन के लिए। यानी किसी चीज़ का मूल्य का जब हम माप कर सकते थे, यानी कि हम किसी भी वस्तु के, आप कह सकते हो, मूल्य दे सकते थे। और उस चीज़ का मूल्य मापने के लिए हम मनी का, यानी मुद्रा का प्रयोग कर सकते थे। मुद्रा के आने के बाद दोस्तों हम किसी चीज़ को मूल्य दे सकते हैं। और आप कह सकते हो मूल्य का संचय भी किया जा सकता था। यानी आप कह सकते हो दोस्तों कि हमारे जो फ्यूचर में, जैसे कि अभी के टाइम पर आपके पास रुपए हो तो आप अपने अकाउंट में जमा कर लो,
और कोई भी अपना सामान बेच दिया तो उस मूल्य को अगर आप अपने रुपए को अभी अकाउंट में जमा भी कर सकते हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्यों का आपका संचय भी होने लगा था मुद्रा के आने से। मुद्रा का संचय भी होने लगा था। ये आप जैसे लोगों ने बहुत सारों ने अकाउंट में अपने जमा कर लेते हैं। अब अपना कोई भी सामान अपनी चीज़ों को बेचकर, अपना सामान बेचकर, अपनी फसलों को बेचकर, और वो अपने अकाउंट में रुपए जमा कर लेते हैं। तो यह सब चीज़ें आपकी मनी के आने के बाद आसान हो गई। अब दोस्तों मुद्रा के बारे में भी हम देख लेते हैं और भी क्या क्या मुद्रा के बारे में बताया गया है। मुद्रा जो होती है दोस्तों, इसको किसी भी देश की कोई भी केंद्रीय बैंक होती है वो जारी करती है। भारत का अगर हम बात करें, भारत की जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो आपकी आरबीआई है, जो कि भारत की मुद्रा को जारी करती है। यानी कि मुद्रा को देश का केंद्रीय बैंक ही जारी करता है। हर देश की एक केंद्रीय बैंक होती है। पाकिस्तान की अपनी अलग केंद्रीय बैंक है दोस्तों। अलग अलग देशों की, श्रीलंका की अपनी अलग केंद्रीय बैंक है। अपनी अपनी अलग अलग सेंट्रल बैंक होती हैं, वो मुद्रा को जारी करती हैं। अब दोस्तों मुद्रा तक पहुंचने के लिए थोड़ा आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ से सिस्टम में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आपका बार्टर सिस्टम चला था, यानी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जा सकता था। फिर उसके बाद दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बातें हैं ये आपकी। फिर आपके धीरे धीरे राजा महाराजाओं का टाइम आया। राजा महाराजाओं का टाइम जब आया तो दोस्तों इन्होंने मोहरों को जारी करना शुरू कर दिया था। मोहरों की एक ये लोग अपनी वैल्यू रखा करते थे। आपके जैसे मोहरें आपकी चमड़े की, लकड़ी की कुछ भी हुआ करती थी, लकड़ी की, चमड़े की जो मोहरें हुआ करती थी, उनको ये लोग अपने एक वैल्यू दे रखे थे, वैल्यू दे दी थी। और इसके बाद दोस्तों आपके सिक्के वगैरह भी चलाए गए थे और डेवलप हुआ जब और राजा महाराजा और आगे समय बीता तो कुछ शासकों द्वारा विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे आगे चलकर। जैसे सोने के सिक्के जारी किए गए थे, चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, आपके पीतल के, तांबा के, इस तरीके के। ये आपके आधुनिक भारत में भी बहुत सारे, प्राचीन मध्यकालीन भारत में बहुत सारे सिक्कों को जारी किया गया था। प्राचीन इतिहास में भी थोड़ा देखने को मिलते हैं। फिर 1540 से 45 में आपके दोस्तों मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया, जिसका नाम था रुपया। यानी कि रुपया को जारी करने वाला जो व्यक्ति था वो शेरशाह सूरी था। सूरी वंश से ताल्लुक रखते थे। और फिर दोस्तों जब आपका रुपया जारी हुआ तो फिर रुपये जारी होने के बाद फिर धीरे धीरे दोस्तों आपका दोस्तों फिर अंग्रेज वगैरह आने लगे। अंग्रेज और पुर्तगाली वगैरह ये लोग अपनी प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लाए थे रुपए छापने वगैरह के लिए। फिर आपकी दोस्तों धीरे धीरे चलकर आपकी आधुनिक बैंकों की शुरुआत हुई, जिसमें आपकी बैंक ऑफ बंगाल थी, बैंक ऑफ मद्रास थी, बैंक ऑफ मुंबई थी। बाद में ये दोनों तीनों बैंक के घाटे में जाने लगी तो इनको मर्ज कर दिया गया। तो आपका दोस्तों 1921 में इनको मर्ज कर दिया गया तो इम्पीरियल बैंक बनी थी। इनका नाम इम्पीरियल बैंक रख दिया गया। हालांकि ये तीनों बैंक अपने अपने पैसों को, अपने अपने मुद्रा को अलग अलग जारी किया करते थे। इम्पीरियल बैंक भी अपनी करेंसी को जारी किया करती थी। लेकिन दोस्तों बाद में आपकी आरबीआई बैंक आई। आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी और 1934 में दोस्तों यंग है 1934 के एक्ट के तहत दोस्तों आपकी आरबीआई की स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन कमीशन आयोग बना। फिर आपकी दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हो जाती है और इसने भी दोस्तों अपनी सबसे पहले जो करेंसी जारी की थी, आरबीआई ने दोस्तों सर्वप्रथम 1938 में 5 रुपए का नोट जारी किया था। और दोस्तों बाद में आरबीआई ने, ये हमारे देश की एक अधिकतम दोस्तों 10,000 रुपये तक का नोट जारी किया था आरबीआई ने। 10,000 रुपये तक का नोट जारी किया जा चुका है अपने भारत में दोस्तों। और ये दोस्तों पहला नोट आपको याद रखना है, 1938 में पहला नोट जारी किया गया था। बाद में दोस्तों आपका 10,000 तक का नोट जारी हो चुका है अपने भारत, आरबीआई कर चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा का अवमूल्यन।
मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में बात करें, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अवमूल्यन का मतलब आपको समझना है कि मूल्य में कम करना, मूल्य मूल्य कम करना, मूल्य कम करना। अब दोस्तों मूल्य कैसे कम कम हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 1947 में, 1947 के टाइम की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर दोस्तों हमारे 1 रुपए की वैल्यू, 1 रुपए की वैल्यू आपकी $1 के बराबर थी। जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो 1 रुपए की जो कीमत थी वो आपकी अमेरिका के एक यानी कि $1 के बराबर थी। और आज अगर दोस्तों आज के टाइम पर अगर आप अगर बात करें, तो $1 जो है वो आपके 80 रुपए के बराबर है। तो आप देख सकते हो कितनी हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू यानी कि अवमूल्यन हुआ, कितना करेंसी में डिवैल्यूएशन हुआ है। यहाँ पर पहले $1 के बराबर इतने रुपए की वैल्यू थी, और अब आपकी इतने 80 रुपए के बराबर हो चुका है। अगर दोस्तों कल को भारत सरकार अगर ये चाहती है, इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि हमारी जो करेंसी का मूल्य 1947 में $1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन हमारी करेंसी का मूल्य बाद में कितना धीरे 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 कम होता गया। ये दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं समझना, ये आपका वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ $1 आपका 1 रुपए के बराबर था, अब आपको जहाँ आपको दोस्तों 1 रुपए खर्च करना पड़ता था, तो आपको $1 के ही बराबर माना जाता था। अब आप 80 रुपए खर्च करोगे, तब आपका $1 के बराबर माना जाएगा। तो यानी आपका जो वैल्यू है, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है, वो धीरे 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 आपकी बहुत कम होती हुई जा रही है। अगर दोस्तों कल को भारत सरकार कह दे हमारे कि अब आपका आपका 100 रुपया है, आपका $1 के बराबर है, तो यानी कि अब जो वैल्यू जो कम हो गई है इतनी, 80 से अब 20 रुपए और कम हो चुकी है हमारे मुद्रा हमारी करेंसी की वैल्यू। तो इसको आप कह सकते हो डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी, यही आपका अवमूल्यन कहलाता है। यानी आप डेफिनेशन में अगर दे बात करें, तो अपने देश की करेंसी की वैल्यू को अगर हम किसी दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में अगर कम कर दें, इसके कंपैरिजन में अगर हम अपने देश की करेंसी की वैल्यू को कम कर देते हैं, तो वो आपका अवमूल्यन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब ये दोस्तों अवमूल्यन जो किया जाता है, हालांकि इससे कुछ फायदा भी होते हैं। अवमूल्यन से अवमूल्यन से फायदा क्या होते हैं, जैसे दोस्तों आपकी मान के चलो हमारे जो अमेर यूएस से $1 है, मान के चलो कोई भी अगर हमारे पास अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं अभी, अगर वो अमेरिका में अगर दोस्तों मान के चलो 1 किलो चीनी खरीद पाता है $1 की, मान के चलते हैं। और वही अगर हम दोस्तों भारत में बात करते हैं, भारत में अगर इसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो भारत में नॉर्मल बात है कि वो अगर हम दोस्तों भारत में उसको कितनी चीनी मिल जाएगी, $1 100 रुपया के बराबर है। मान के चलो दोस्तों यहाँ से वो कम से कम यहाँ भारत में 40 रुपए के हिसाब से भी हुई, तो वो भी उसको 2.5 किलो के लगभग उसको चीनी मिल जाएगी। तो वो वहाँ पर अमेरिका में 1 किलो चीनी खरीद पा रहा है $1 की, और वो भारत में आके $1 की 2.5 किलो चीनी खरीद ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस ये जो है ये जो अमेरिका का जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर आके कुछ भी अपना दोस्तों सामान खरीद सकता है, और यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ से सामान को निर्यात एक्सपोर्ट कर सकती है, बेच सकती है। इसके लिए भी आपका वैल्यू को कम किया जाता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट में वृद्धि करने के लिए भी मूल्य मूल्य को कम किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब वैल्यू कम होगी, तो दूसरे देश के व्यक्ति अपने आप से हमारे देश में आएंगे, तो इसलिए भी हमारी भारत सरकार रुपए की वैल्यू कम करती है। तो एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों।
तो वही सब दे रखा है, सरकार द्वारा किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना ही आपका मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। इसके अगर लाभ के बारे में बात करते हैं तो लाभ के बारे में आप कह सकते हो निर्यात में वृद्धि हो जाती है, मैंने आपको समझा ही दिया। और विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो जाती है, यानी दोस्तों अगर विदेश से आके हमारे भारत में कोई भी सामान खरीदेगा तो डॉलर से खरीदेगा, तो यहाँ पर हमारा जो फॉरेन जो रिजर्व जो है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि डॉलर भी आपके यहाँ पर बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर निर्यात भी आपका होगा, बाहर एक्सपोर्ट भी में भी वृद्धि होगी, और आपके दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, विदेशी निवेश में भी वृद्धि होती है, विदेशी निवेश भी यहाँ ज़्यादा किया करते हैं, और ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो ये लोग निर्यात जैसे कि ये दोस्तों आप दोबारा से भी एक एग्जांपल भी देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर अप्लाई करते हैं, ये दोस्तों कच्चे मालों पर ज़्यादा देखते हैं, कच्चे माल को ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे हमारे हमारे देश में रॉ मटेरियल कच्चा माल अगर ज़्यादा है कम सस्ते दामों पर, और अमेरिका में दोस्तों आपका मान के चलो यहाँ पर महंगा है, वो $1 में दोस्तों एक कोई भी रॉ मटेरियल 1 किलो खरीद लेता है, और वहीं पर भारत में आके ₹1 में $1 में 5 किलो कोई रॉ मटेरियल खरीद लेता है। तो फिर ये वाले व्यक्ति विदेश के यहाँ पर खरीदेंगे, यहाँ पर अपना ज़्यादा एक्स यहाँ पर ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको पता ही है कि यहाँ पर हमको 1 किलो ही मिल पा रहा है $1 में, और यहाँ पर हम 5 किलो खरीद ले रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपके ये भी लाभ हो जाते हैं मुद्रा का अभिमूल्यन करने से, कि निर्यात में भी वृद्धि बढ़ जाती है, दूसरे देश के खरीदने आएंगे तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर डॉलर में खरीदेंगे तो डॉलर जमा होंगे, यानी कि फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी। यानी आप ये भी कह सकते हो विदेशी निवेश में भी वृद्धि होगी, क्योंकि विदेशी निवेश यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें भी आप निवेश कह सकते हो। यानी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं विदेशी भंडार, हमारा जो विदेशी भंडार है वो भी उसमें भी वृद्धि होगी। ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जब हमारे देश का सामान बिकेगा तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार में भी वृद्धि आएगी। इसे दोस्तों सरकार जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन करती है, और इस तरीके से अभी तक कुल 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। एक तो दोस्तों 1949 में जब जवाहरलाल नेहरू जब वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे भारत के, और दूसरा 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री थे पीएम, और फिर आपका दोस्तों 1991 में जब सीवी चंद्रशेखर थे। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, यह आपका 2 बार हुआ था, 1991 में एक जुलाई को, एक 3 जुलाई को। तो ये हमारी सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने 3 बार जानबूझकर देश में अवमूल्यन यानी करेंसी की वैल्यू को कम किया था, 3 बार जानबूझकर। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, नोट में एक याद ये रख लेना, 1957 में भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली लागू हुई थी, यानी कि डेसिमल सिस्टम लाया गया, यानी दशमलव प्रणाली में हमने दोस्तों ₹1 को 100 पैसे के बराबर माना था। डेसिमल सिस्टम में दोस्तों हमने ₹1 को 100 पैसे के रुपए में माना था। लेकिन पहले आप क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले आपके पहले दोस्तों आने में बात किया करते थे। अब दोस्तों 100 पैसे के बराबर बात करते हैं। पहले आपके ₹1 में दोस्तों 16 आना हुआ करते थे, अब आपके ₹1 में 100 पैसे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। और जुलाई 2010 में भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया। तो 2010 में ये दोस्तों भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह आया था, जिसकी डिजाइन डी उदय कुमार ने की थी, जो कि IIT बॉम्बे के एक छात्र थे। अब दोस्तों एक एक नेक्स्ट पॉइंट है विमुद्रीकरण, जिसे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, जो कि नोटबंदी आपकी कहलाती है। अब ये क्या होता है दोस्तों विमुद्रीकरण, अब इसके बारे में बात करें तो ये आप कह सकते हो, जैसे दोस्तों जो सरकार है,
सरकार के द्वारा जो वर्तमान में करेंसी चल रही है, वर्तमान में करेंसी जो चल रही होती है उसको बंद कर देना, उसको बंद कर देना वही आपका नोटबंदी कहलाता है, यानी कि विमुद्रीकरण कहलाता है। अब दोस्तों इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका अगर नोटबंदी होती है तो काला धन आपका समाप्त हो जाता है। काला धन क्या होता है, जिस पर दोस्तों जो टैक्स नहीं दिया जाता है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता वही आपका काला धन कहलाता है। और नेक्स्ट दूसरी बात है दोस्तों, नकली नोट भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत नकली जारी नोट भी जारी कर दिए जाते हैं, तो जिससे लोगों का नुकसान भी बहुत सारा देखने को मिलता है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था में अगर अर्थव्यवस्था के भीतर बहुत नकली नोट जब आ जाते हैं तो इन्हें बंद कर देना ही बहुत उचित रहता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, टैक्स की जो चोरी होती है उसको भी रोकने के लिए दोस्तों आपका डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। यानी कि यही पॉइंट है दोस्तों, काला धन समाप्त किया जाता है, तो इस पे जो टैक्स की जो चोरी की जा रही है उसको भी रोक दिया जाता है। अब ये दोस्तों आपको पॉइंट याद रखने। और दोस्तों आज के लिए इतना ही है। और हमने दोस्तों इकोनॉमिक्स के जितने भी अपने चैप्टर थे, इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल के साथ हमने दोस्तों सभी चैप्टरों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको सबसे पहले बेसिक से बताया इकोनॉमिक्स, बेसिक से लेकर दोस्तों मैंने आपको यहाँ मनी पर आके छोड़ दिया, ये हमारा एंड टॉपिक था, यानी कि मुद्रा हमारा एंड टॉपिक था। इसके बीच में मैंने जितने भी टॉपिक्स कराए आपको वो सब आपकी प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गई है, आप उसको जाके पहले देखें। और दोस्तों अगर वीडियो पहली बार में समझ नहीं आती तो आप उसको बैक कर करके भी देख सकते हो। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया, एक एक दोस्तों इसमें एक एक शब्द का मतलब बताया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।